नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 का टॉपिक लेकर चल रहे हैं। हमने इससे ठीक पहले जो वीडियो बनाया उसमें प्रतिचुंबकीय पदार्थ देखे थे। हम अध्ययन कर रहे हैं चुंबकत्व के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण। उसमें हमने फर्स्ट पार्ट देख लिया था प्रतिचुंबकीय पदार्थ। आज हम इस वीडियो में अध्ययन करेंगे अनुचुंबकीय पदार्थ। पैरामैग्नेटिक मैटर, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस किसे कहते हैं? देखिए, इस वीडियो में आप देखेंगे प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं। अनुचुंबकत्व की हम व्याख्या देखेंगे। अनुचुंबकीय पदार्थों के कुछ गुण भी हम यहां पर देखेंगे। अनुचुंबकत्व की व्याख्या यहां पर करेंगे और अनुचुंबकीय पदार्थों के कुछ गुण भी यहां पर हम देखने वाले हैं। सर्वप्रथम हम इसकी परिभाषा की बात करते हैं तो वे पदार्थ जिन्हें असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर निम्न चुंबकीय क्षेत्र से उच्च चुंबकीय क्षेत्र की ओर थोड़े से विस्थापित हो जाते हैं। हम ये कह सकते हैं कम तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र से अधिक तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र की ओर थोड़े से विस्थापित हो जाते हैं, तो उन पदार्थों को हम अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। दोस्तों देखिए दोस्तों, वे पदार्थ जिन्हें असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर निम्न चुंबकीय क्षेत्र से उच्च चुंबकीय क्षेत्र उच्च चुंबकीय क्षेत्र की ओर विस्थापित हो जाएं, तो उनको हम अनुचुंबकीय पदार्थ कहेंगे। दोस्तों अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। एक बार इसको दूसरे तरीके से समझेंगे कि हमारे पास में असमान चुंबकीय क्षेत्र है और असमान चुंबकीय क्षेत्र में जब इन पदार्थों को हम रख देंगे तो वो कम तीव्रता वाले कि चुंबकीय क्षेत्र की जो वैल्यू है वो जहां पर कम है, कम तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र से वो अधिक चुंबकीय क्षेत्र की अधिक तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र की ओर विस्थापित हो जाते हैं। यदि अधिक चुंबकीय क्षेत्र की ओर विस्थापित हो जाएं, की ओर थोड़ा सा विस्थापित होते हैं, थोड़ा सा यदि विस्थापित हो जाते हैं तो उनको हम अनुचुंबकीय पदार्थ कहेंगे। और यदि वो प्रबलता के साथ में तेजी से अधिक विस्थापित होते हैं तो उन्हीं पदार्थों को हम लोह चुंबकीय पदार्थ कह देंगे। अनुचुंबकीय पदार्थ और लोह चुंबकीय पदार्थों में केवल तीव्रता का ही डिफरेंस है और कोई ज्यादा अंतर नहीं है, हो जाते हैं, तो उन पदार्थों को हम अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। दोस्तों डेफिनेशन आप लोगों को समझ में आई होगी। हम ये भी कह सकते हैं कि जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र से थोड़े से आकर्षित होते हो तो उन पदार्थों को हम अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। दोस्तों तो अनुचुंबकीय पदार्थ बाह्य चुंबकीय क्षेत्र से थोड़े से आकर्षित हो जाते हैं। अनुचुंबकीय पदार्थ बाह्य चुंबकीय क्षेत्र से थोड़े से आकर्षित हो जाते हैं। दोस्तों थोड़े से अट्रैक्ट हो जाते हैं और प्रबलता से आकर्षित होंगे तो उन पदार्थों को हम लोह चुंबकीय पदार्थ कह देंगे। तो अनुचुंबकीय पदार्थ बाह्य चुंबकीय क्षेत्र से थोड़े से आकर्षित हो जाते हैं। दोस्तों और पदार्थों के इस गुण को अनुचुंबकत्व कहा जाता है। पदार्थों के इसी गुण को अनुचुंबकत्व कहा जाता है। इसी गुण को अनुचुंबकत्व कहा जाता है। यहां पर हम अनुचुंबकीय पदार्थों के कुछ एग्जाम्पल्स की बात करेंगे।
देखिए दोस्तों, हमने प्रतिचुंबकीय पदार्थों के कुछ एग्जाम्पल देखे। कॉपर हमने देखा कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ होता है, लेकिन CuCl2 ये एक अनुचुंबकीय पदार्थ होता है दोस्तों। जबकि कॉपर के बारे में हमने देखा था कि जो कॉपर है वो प्रतिचुंबकीय पदार्थ होता है दोस्तों। इसके साथ में हम इसके कुछ एग्जांपल्स की बात करें तो सोडियम है, वो अनुचुंबकीय पदार्थ होता है। कैल्शियम अनुचुंबकीय पदार्थ होता है। ऑक्सीजन जो गैस होती है वो अनुचुंबकीय पदार्थ का एग्जाम्पल होती है। इसके साथ में यदि हम बात करें कि जैसे एल्यूमिनियम है, वो भी अनुचुंबकीय पदार्थों के उदाहरण है। हमने कुछ अनुचुंबकीय पदार्थों के यहां पर एग्जाम्पल देखे, CuCl2, NaCaO2 और Al, एल्यूमिनियम है ये। तो ये थे अनुचुंबकीय पदार्थों के कुछ एग्जाम्पल्स। यहां पर हम देखेंगे कि अनुचुंबकत्व का कारण, अनुचुंबकत्व किस कारण से उत्पन्न होता है। पदार्थों के अंदर अनुचुंबकत्व का जो गुण पाया जाता है वो किस वजह से होता है। हमने प्रतिचुंबकीय पदार्थों के अंदर देखा था कि प्रतिचुंबकीय पदार्थों के अंदर युग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और उन्हीं की वजह से प्रतिचुंबकत्व का गुण उत्पन्न होता है। जो अनुचुंबकत्व का गुण है वो दोस्तों अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के कारण से उत्पन्न होता है। तो अनुचुंबकत्व का कारण है पदार्थों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों का पाया जाना। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों का पाया जाना। जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं तो उन पदार्थों के अंदर अनुचुंबकत्व का गुण उत्पन्न हो जाता है। तो अनुचुंबकीय पदार्थों के अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा, अर्थात जो परमाणु है या जो अणु है उसमें एकल इलेक्ट्रॉन अवश्य ही पाया जाता है। अब हम यहां पर बात करेंगे अनुचुंबकत्व की व्याख्या। अनुचुंबकत्व की व्याख्या। अब दोस्तों यहां पर हम अनुचुंबकत्व की व्याख्या करेंगे, अनुचुंबकत्व को किस तरीके से हम समझ सकते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, अनुचुंबकीय पदार्थों के अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। हम जानते हैं कि जो अनुचुंबकीय पदार्थ हैं, अनुचुंबकीय पदार्थों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। अनुचुंबकीय पदार्थ के जो परमाणु हैं उन परमाणुओं के अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं दोस्तों। और ये जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहे होते हैं और जो प्रत्येक इलेक्ट्रॉन है वो एक निश्चित दिशा में चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न करता है। तत्पश्चात जो परमाणु है वो एक चुंबक की भांति कार्य करेगा। एक बार मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुन लीजिए कि जो परमाणु है उस प्रत्येक परमाणु के अंदर या अणु के अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहे होते हैं, जिसके कारण से प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के द्वारा चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन है उसकी वजह से विद्युत धारा प्रवाहित होगी। अब जब किसी सर्किल में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो एक वलय के अंदर बहने वाली धारा की भांति कार्य करता है। जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है उसकी वजह से चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाएगा। तत्पश्चात प्रत्येक परमाणु चुंबक की भांति काम करता है। परमाणु चुंबक की तरह कार्य करेगा, तरह कार्य करता है और उन चुंबक को हम परमाणुवीय चुंबक कहते हैं। उन परमाणुओं को ही हम क्या कहेंगे दोस्तों, परमाणुवीय चुंबक कहा जाता है दोस्तों। क्योंकि प्रत्येक जो परमाणु है वो एक चुंबक की भांति कार्य करता है दोस्तों। अब बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में तो क्या होता है, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में ये जो परमाणु हैं, जो परमाणुवीय चुंबक है वो अनियमित रूप से उपस्थित होते हैं।
अनियमित रूप से मौजूद होते हैं। जैसे ये हमारे पास में कोई अनुचुंबकीय पदार्थ है और उसमें ये हमने कुछ परमाणु यहां पर आप लोगों को दिखाए हैं। ये देखिए दोस्तों, हमने अनुचुंबकीय पदार्थ दिखाए हैं और उसमें हमने खूब सारे परमाणु दिखाए हैं। हमने यहां पर देखा कि जो प्रत्येक परमाणु है वो एक चुंबक की भांति कार्य करता है, चुंबक की तरह व्यवहार करता है। तो इनका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण एक निश्चित दिशा में होता है। जैसे ये वाला जो परमाणु है इसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण इस दिशा में, इस वाले परमाणु का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण इस दिशा में। बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में ये जो प्रत्येक परमाणु है उनके कारण से उत्पन्न चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है वो अनियमित रूप से व्यवस्थित होते हैं। जैसा हमने दिखाया इस तरीके से अनियमित रूप से इनका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होता है तथा पदार्थ है उसका कुल चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण शून्य हो जाता है। दोस्तों, पदार्थ का कुल चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है वो शून्य होता है। बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में इसका जो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है वो शून्य होता है। जब आप चुंबकीय क्षेत्र नहीं लगाते हैं, जीरो रखते हैं, तब इनके कारण से उत्पन्न जो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण m वो भी जीरो ही होगा। परिणामी चुंबकीय प्रत्येक परमाणु का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होता है, प्रत्येक परमाणु चुंबक की भांति व्यवहार करता है, बट कुल चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है। और कौन सी स्थिति में? बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में। और जब इसी मैटर को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रख दें, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में क्या हो जाएगा? बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में जब बाह्य चुंबकीय क्षेत्र हम अप्लाई कर देंगे, ये जैसे हमारे पास में मैटर है, पदार्थ है, और इसमें ये हमारे पास में परमाणु हैं, ये हमने परमाणु दिखाए हैं। दोस्तों, आपने इसके ऊपर चुंबकीय क्षेत्र लगा दिया है, जैसे हमने इधर इस डायरेक्शन में चुंबकीय क्षेत्र अप्लाई कर दिया है। तो ये जो प्रत्येक परमाणु है उनका जो परमाणु चुंबक की भांति व्यवहार करते हैं, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में संरेखित हो जाते हैं। ये जैसे इसका जो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है वो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो जाएगा। इस तरीके से चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाएगा। तत्पश्चात जो मैटर है वो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में थोड़े से चुंबकित हो जाते हैं, उनके अंदर अनुचुंबकीय पदार्थों का अनुचुंबकत्व का गुण उत्पन्न हो जाता है। दोस्तों, तो इसी प्रॉपर्टीज को, इस वजह से ही इन पदार्थों को हम अनुचुंबकीय पदार्थ तथा इस गुण को हम अनुचुंबकत्व कहते हैं। एक बार फिर से समझ लेंगे। जैसे ही हम अनुचुंबकीय पदार्थ पर बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगाएंगे, अप्लाई करेंगे, तो जो परमाणु हैं वो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में संरेखित हो जाते हैं। बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में उनका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण हो जाता है। तत्पश्चात ये बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में थोड़े से चुंबकित हो जाएंगे और इसी गुण को हम अनुचुंबकत्व कहते हैं। दोस्तों, ये थी अनुचुंबकत्व की व्याख्या। अब हम बात करेंगे अनुचुंबकीय पदार्थों के कुछ गुणों की। देखिए दोस्तों, अब समझेंगे यहां पर। दोस्तों, अब हम अनुचुंबकीय पदार्थों के कुछ गुण यहां पर देखेंगे। अनुचुंबकीय पदार्थों के गुण, पहला जो गुण है वो इसके डेफिनेशन से ही बाहर निकलता है। देखिए दोस्तों, पहला गुण क्या है कि ये बाह्य चुंबकीय क्षेत्र से, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र से थोड़े से आकर्षित हो जाते हैं, थोड़े से अट्रैक्ट हो जाएंगे, आकर्षित हो जाते हैं। हम ये कह सकते हैं कि इनको हम असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे। असमान चुंबकीय क्षेत्र में निम्न से अधिक तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र की ओर विस्थापित हो जाते हैं। निम्न से अधिक चुंबकीय क्षेत्र की ओर थोड़े से विस्थापित हो जाते हैं। जैसे हमारे पास में कोई अनुचुंबकीय पदार्थ हैं,
दूसरी प्रॉपर्टी आप देखेंगे, ये हमारे पास में दो चुंबकीय द्विध्रुव हैं और दोनों को एक दूसरे से सटाकर रखा है हमने। यहाँ पर ये परबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेंगे। तो जो अनुचुंबकीय पदार्थ हैं उनको रखने पर बीच वाला भाग जहां पर परबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है उस भाग में ये इस तरीके से उपस्थित हो जाएगा। और यदि ये दोनों चुंबकीय द्विध्रुव एक दूसरे से काफी अधिक दूरी पर हैं, इस तरीके से मौजूद हैं, तो ये जो अनुचुंबकीय पदार्थ है इनके ध्रुवों पर आकर व्यवस्थित हो जाएगा। ये इस तरीके से अनुचुंबकीय पदार्थ मौजूद रहेगा, क्योंकि इस स्थिति में यहां पर प्रबल चुंबकीय क्षेत्र होगा, यहां पर प्रबल चुंबकीय क्षेत्र होगा, यहां पर दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो प्रबल चुंबकीय क्षेत्र की ओर ये अनुचुंबकीय पदार्थ विस्थापित हो जाता है। यहां पर प्रबल चुंबकीय क्षेत्र मध्य भाग में होगा, इसलिए मध्य भाग में ये जो अनुचुंबकीय पदार्थ है वो विस्थापित हो जाता है दोस्तों। फिर उसके बाद में हम अगली प्रॉपर्टी की बात करें कि यदि हम किसी अनुचुंबकीय पदार्थ को, ये हमारे पास में कोई अनुचुंबकीय पदार्थ है और इसको हम बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रख दें, तो जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं वो किस तरीके से होकर गुजरती है, अंदर से होकर गुजरेगी दोस्तों। और ज्यादा तो नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत पहले की निर्वात की तुलना में यहां से थोड़ी सी ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं गुजरती है दोस्तों। इस तरीके से मैग्नेटिक लाइंस उपस्थित होती है किसी भी अनुचुंबकीय पदार्थ के अंदर, इस तरीके से मौजूद होगी दोस्तों, ऐसे होती है। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निर्वात की तुलना में, निर्वात की बनिस्पत थोड़ी सी ज्यादा संख्या में गुजरती है। अगली यहां पर प्रॉपर्टी हमें देखेंगे, चौथी जो प्रॉपर्टी है वो क्या है दोस्तों, हम बात करेंगे यहां पर चुंबकीय प्रवृत्ति। जो चुंबकीय प्रवृत्ति है उसकी वैल्यू 0 से 1 के मध्य होती है, धनात्मक होती है। चुंबकीय प्रवृत्ति का मान यहां पर धनात्मक लेकिन अल्प होता है, अल्प होगा, धनात्मक होता है अनुचुंबकीय पदार्थों के लिए। फिर हम आपेक्षिक चुंबकशीलता की यदि हम बात करें, आपेक्षिक चुंबकशीलता, तो आपेक्षिक चुंबकशीलता का मान है वो 1 से ज्यादा होता है, अनुचुंबकीय पदार्थों के लिए 1 से अधिक होगा दोस्तों। क्योंकि जो काईएम है वो यदि धनात्मक होता है तो हमारे पास में फॉर्मूला होता है μr बराबर 1 प्लस काईएम। यदि ये धनात्मक है, 0 से बड़ा है, तो म्यूआर का मान भी 1 से बड़ा होता है दोस्तों। तो आपेक्षिक चुंबकशीलता, जिसे हम आपेक्षिक पारगम्यता भी कहते हैं, म्यूआर से रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी वैल्यू 1 से बड़ी होती है। जबकि काईएम, जिसे हम चुंबकीय प्रवृत्ति या चुंबकीय सुग्राहिता कहते हैं, उसकी वैल्यू 0 से बड़ी होगी, धनात्मक होगी, अल्प होती है दोस्तों। इसके साथ में दोस्तों मैं यहां पर आप लोगों को एक नियम यहां पर बताने वाला हूं जिसको हम क्यूरी नियम कहते हैं। क्यूरी नियम की सहायता से हम ये बता देंगे कि अनुचुंबकीय पदार्थों की जो चुंबकीय प्रवृत्ति है वो ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ये क्यूरी ने बताया था। देखिए क्यूरी ने क्या कहा वो समझेंगे कि किसी भी मैटर के ऊपर जब अनुचुंबकीय पदार्थ के ऊपर हम चुंबकन क्षेत्र की बात करते हैं, चुंबकन की तीव्रता की बात करते हैं, तो चुंबकन की तीव्रता अनुचुंबकीय पदार्थ पर लगाए गए, आरोपित किए गई चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता तथा प्रम ताप के, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के समानुपाती होता है और प्रम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है। देखिए इस बात को मैं यहां पर लिख भी रहा हूं, आप समझेंगे भी इस चीज को कि अनुचुंबकीय पदार्थों पर जब हम चुंबकीय क्षेत्र अप्लाई करते हैं तो उसमें चुंबकन की तीव्रता की हम यहां पर बात करें, अनुचुंबकीय पदार्थों में चुंबकन की तीव्रता, चुंबकन की जो तीव्रता है, चुंबकन की तीव्रता को हम I से लिखते हैं दोस्तों। चुंबकन की तीव्रता का मान आरोपित चुंबकीय क्षेत्र, इसे हम B कह सकते हैं,
आरोपित चुंबकीय क्षेत्र के समानुपाती, जो चुंबकीय क्षेत्र आपने लगाया है उसके समानुपाती तथा प्रम्ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है। प्रम्ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखिए, जो हमने ये स्टेटमेंट लिखा है इसको मैं मैथमेटिकल रूप में पुट कर रहा हूं। आई की वैल्यू है वो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के समानुपाती होती है। इसके साथ में हम ये कह सकते हैं कि जो प्रम्ताप होता है उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि हम दोनों को कंबाइन करके लिखें तो हम पुट कर सकते हैं कि जो आई है वो समानुपाती होता है B अपॉन टी के। यहां से हम प्रोपोर्शनल का साइन हटा देंगे दोस्तों और एक कांस्टेंट यहां पर पुट करेंगे तो आई बराबर हमारे पास में जो प्रोपोर्शनल का साइन है वो है C B0 अपॉन में टी आई गया। ये जो फॉर्मूला है वो अनुचुंबकीय पदार्थों के लिए अप्लाई होता है और जहां ये जो C है वो समानुपाती स्थिरांक है जिसको हम क्यूरी नियतांक कहते हैं दोस्तों। इसको क्यूरी नियतांक कहा जाता है, क्यूरी नियतांक से इसको जाना जाता है। अब इस वाले फॉर्मूले को हम दूसरे रूप में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। देखेंगे यहां पर हमारे पास में है I बराबर C B0 B0 अपॉन टी और B0 बराबर हम म्यू 0 H भी पुट कर सकते हैं। तो I बराबर हमारे पास में क्या आ गया दोस्तों, C म्यू 0 H अपॉन में टी। इस H को हम इधर डिवाइड में ले आएंगे तो I अपॉन में H बराबर C म्यू नॉट अपॉन में टी और I अपॉन में H को हम काई एम कहते हैं दोस्तों। तो काई एम बराबर आ गया C म्यू नॉट अपॉन में टी। ये हमारे पास में एक रिलेशन आ गया है दोस्तों। ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये प्रम्ताप है, ये चुंबकीय प्रवृत्ति है। तो अनुचुंबकीय पदार्थों की जो चुंबकीय प्रवृत्ति होती है वो प्रम्ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है और यही क्यूरी नियम है। क्यूरी नियम एक बार फिर से समझ लेंगे कि अनुचुंबकीय पदार्थों की जो चुंबकीय प्रवृत्ति होती है वो प्रम्ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तापमान जैसे जैसे बढ़ाएंगे तो चुंबकीय प्रवृत्ति है वो घटती चली जाएगी, अर्थात जो चुंबकीय गुण है वो कम होते चले जाएंगे। तो ये थे हमारे पास में अनुचुंबकीय पदार्थों के कुछ गुण और मुझे उम्मीद है कि आपने इस वीडियो में अनुचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं उनकी व्याख्या हमने की, अनुचुंबकत्व की व्याख्या की, कुछ एग्जाम्पल्स यहां पर देखे, कुछ गुण यहां पर हमने देखे, सभी आप लोगों को समझ में आए होंगे। धन्यवाद दोस्तों।